व्हाट इज योर व्यू ऑन स्मॉल कैप? और ज्यादातर इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है स्मॉल कैप में, तो 1.5-2 साल का रिटर्न नहीं है, पिछले 1 साल का रिटर्न अच्छा है क्योंकि वो उस टाइम पे लास्ट ईयर अप्रैल में मार्केट डाउन था। तो यहाँ से आपको 5 साल कैसे दिख रहे हैं? और ये अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, मार्च 30 मार्च के बाद एनएवी बहुत सारी ग्रो हुए कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप की। तो सर आपका व्यू बताइए। थैंक यू मुकेश भाई। तो देखिए, ये बात सही है कि पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स का रिटर्न फ्लैट है, ये बिल्कुल सही बात है। और जिसने 2 साल में इन्वेस्ट किया है वो कोई कोई नेगेटिव भी बैठा होगा, राइट। लेकिन अगर आप देखो कि जिसने 3 साल पहले या उससे पहले इन्वेस्ट किया है, राइट, हम्म। तो उसका मतलब CAGR 20% के आसपास तो रहेगा, नहीं डिस्पाइट। सर, ज्यादा है सर, 3 साल का रिटर्न ज्यादा। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यस क्योंकि यस। वेरियस फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा लोगों ने, तो इंडेक्स लेवल पर ही 20-21% है। तो फंड्स ने ऑब्वियसली उसको आउट परफॉर्म किया होगा, तो वो उससे ज्यादा ही होगा। वो तब है जब हम ये 3 साल की बात कर रहे हैं, तो 3 साल में 2 साल खराब भी है, हम्म। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, बाजार लीनियर नहीं चलता है। कभी कभी जो चीज होने वाली होती है, बाजार उसको पहले डिस्काउंट कर लेता है। कभी कभी जब चीज हो जाती है, तब उसको डिस्काउंट करता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, राइट, और बहुत अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक नीचे, रिजल्ट वाले दिन नीचे बंद हुआ, क्योंकि भाव में जो रिजल्ट आने वाला था या रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो ऑलरेडी बिल्ड थी, राइट। तो हम्म। उसके बाद वो उसको नेगेटिव रिएक्ट किया। कभी कभी उल्टा होता है कि एकदम सरप्राइज एलिमेंट होता है कि अच्छा रिजल्ट आया और स्टॉक एकदम अपर सर्किट पे है। तो ये एक स्टॉक लेवल पे, पूरा बाजार में भी, मतलब अगर आप देखोगे तो ये चीजें चलती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस डायनेमिक्स ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं जो पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं बने हैं, राइट, उसका मेरे हिसाब से, देखिए, अभी बाजार में कारण कोई भी हो, चाहे वो आप ईरान बोलो या उससे पहले आपका जनरल डॉलर को लेके, जो सिचुएशन थी, जनरल जियो पॉलिटिक्स को लेके जो सिचुएशन थी, जिसका, या AI को लेके थोड़ा सा फ्लो में चेंज हुआ, तो आप जिस हिसाब से भी देख लो कि कारण हमेशा ढूंढ ले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे बाजार ने जरूरत से ज्यादा रिटर्न दिए थे, जो नॉर्मलाइज हुए हैं। और जिसने अब यहाँ पे पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया है, मेरा मानना है कि अगर हम अपने बाजार और इकोनॉमी की स्थिति को देखें, तो अगले, अगर आप 3 साल 5 साल का रोलिंग रिटर्न आगे का भी देखोगे, तो वो एक डिसेंट रिटर्न ही बैठेगा, बिकॉज अल्टीमेटली बाजार इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक कर रही है, तो बाजार आगे पीछे उसको डिस्काउंट करेगा ही करेगा। अगर आप देखो तो 2024 का एक जो फेज था इलेक्शन वाला, उस साल इकोनॉमी में थोड़ा सा खराब किया था। बाकी 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक रही है, मैक्रो पैरामीटर ठीक रहे हैं। अभी आधा 26 हो गया, इसमें भी चीजें ठीक हैं, राइट। उल्टा जो लोगों को दिक्कतें थी, अर्निंग्स ग्रोथ और ये सब, आई थिंक इस सब कुछ इज देयर। तो अभी थोड़ा सा, यू नो रेयर व्यू में नहीं देख के चलना चाहिए, आदमी को थोड़ा फॉरवर्ड लेके चलना चाहिए। एंट्री, हाइंडसाइड में आप बोल सकते हो कि शायद आपकी उतनी अच्छी एंट्री नहीं हुई, बट आई थिंक ये एक जीरो सम गेम है जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो। तो आगे आई थिंक मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए आदमी को पेशेंस ना खोल के ये देखना चाहिए कि अगर पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं बने और हमारी इकोनॉमी ठीक कर रही है, तो कब तक नहीं बनेंगे। आगे एक एक पॉइंट पे तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना उसका। बराबर बराबर। और दूसरा सर, पिछले 5 या 10 सालों में देखो, 12 सालों में स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स पैसा बनाया है। इवन कोविड के बाद भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो सर यहाँ से अगले 5 या 10 सालों में
एज ए स्मॉल कैप फंड, क्योंकि क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके पोर्टफोलियो में 20 to 30% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप होता है, तो अगले 5 7 10 सालों में भी आपको ऐसा परफॉर्मेंस मिल सकता है इन्वेस्टर को जो पिछले मिला है? देखिए बिल्कुल ही बन सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा गणित समझाता हूँ इसमें। देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी मान लीजिए 7% के आसपास ग्रो कर रही है और हमारा 4% का जो आरबीआई का मिनिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, तो 4 साढ़े 4% आरबीआई का रेंज है, 4 से 6%, अपन उसको 5% मान लेते हैं बिटवीन द रेंज, राइट। तो 7 और 5 हम 12 पे पहुंचते हैं जी। तो 12% से हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपका 12 पे नॉमिनल जीडीपी है, तो जो ये रेट है ये तो एक एवरेज रेट है ना, सारी चीजों को मिला के, राइट। तो यानी कि कोई 20 पे भी कर रहा होगा, कोई 5 पे भी कर रहा होगा, है यस। ना। तब जाके आपका जो एवरेज आया वो 12 आएगा। तो जो स्मॉलर कंपनीज हैं, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, वो सर्टेनली 12 से ऊपर ही होंगी, क्योंकि कुछ बेस की वजह से, कुछ हाई ग्रोथ की वजह से, राइट। तो अगर वो वाला सेगमेंट अगर 12 की जगह 16 17 पे ग्रो करता है, जो एक नॉर्मल बात है, तो 16 17 में अगर अर्निंग्स भी फिर उसी के हिसाब से आएंगी, 16 17 के हिसाब से। अब अगर इसको अर्निंग्स को आप मतलब 1 to 1 प्राइस एक्शन में ट्रांसलेट करो, मतलब जो सही नहीं है, बट एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अगर बात करूं, तो तब वो ट्रांसलेट होगा, तो फिर आपका जो लॉन्ग टर्म एवरेज आप बता रहे हो, वो सर्टेनली इंडेक्स लेवल पर ही अचीव हो जाएगा। और अगर फंड मैनेजर अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करेगा, तो वो उसमें ऐड ही करेगा, मतलब अगर अगर नहीं कर पाया तो वो कम करेगा। तो अगर आपका स्मॉल कैप ऑन एवरेज 16 17% पर चलना चाहिए, डिपेंडिंग, अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी ओवरऑल 12% है, तो मेरे हिसाब से 16 17% प्रिज्यूम करना उसके लिए खराब नहीं। उसमें भी आप सिलेक्शन अच्छा करोगे, नए मतलब बॉटम्स अप आइडिया लेके आओगे, तो आप अपने जो आप 10 साल का एवरेज है, मुझे नहीं लगता कि आप उससे बहुत ज्यादा दूर रह पाओगे। हाँ, अगर इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं करती है, कुछ दिक्कतें आती है वहां पे, तो एक अलग बात है। बट अगर जिस हिसाब से इकोनॉमी चल रही है, आई थिंक वी शुड बी ओके। ओके। सो मतलब यहाँ से भी इतना अच्छा बन सकता है। दूसरी दूसरी बात कि बहुत सारे टाइम में क्या होता है सर, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब बीच बीच में अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कोविड में आई थी, लास्ट ईयर आई थी, अभी भी आई थी, तो ऐसे टाइम पे टॉप अप करते हैं तो उनका रिटर्न अच्छा बन जाता है। फिर बहुत टाइम पे सर हम्म। ये हमारा अमृत काल के बारे में बात चलता है कि भाई अगले 23 साल हमारे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज आती हैं बीच में और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब वही है कि हर एक कोई वो उसके लिए इक्विप्ड नहीं है, तो मतलब उसमें पीपल लाइक यू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल कि फिर लोगों को एडवाइस करने के लिए, बिकॉज नॉट एवरीवन इज यू नो इक्विप्ड टू टेक दैट डिसीजन और मेक दैट डिसीजन, दैट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, उन चीजों का फायदा मिलता है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट की एवरेजिंग अच्छी हो जाती है और एंट्री पॉइंट थोड़ा बेटर हो जाता है। कमिंग टू से नेक्स्ट 25 years और 23 years, सो टू से, अगेन अगर आप देखो, तो उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कुछ 25 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, राइट। हम ये मतलब जो एस्टिमेट्स हैं वो इस हिसाब से हैं, और आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं, राइट। तो आपकी जो इकोनॉमी है वो 8 गुना होने वाली है उस हिसाब से, आज के हिसाब से। तो अगर 8 गुना होगी, तो फिर आपका बाजार भी उसका ही रिफ्लेक्शन है, राइट। और अगर वॉरेन बफेट का फॉर्मूला लगाओ कि मार्केट कैप शुड बी क्लोजर टू द जीडीपी,
और अट्रैक्टिव बेसिस पे भी बनाएं कि हिज फॉर्मूला से इसकी लेस देन 1 होना चाहिए। तो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम 1 पे भी लगा लेते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड कंफर्टेबल नंबर, तो फिर आप की मार्केट का साइज भी 25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होना चाहिए। तो अगर आप ने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे ही पार्टिसिपेट किया, आपने कुछ भी अल्फा खास जनरेट नहीं किया, तो भी आपका अगले 23-24 साल में फिर उस मैथ्स के हिसाब से पैसा 8 गुना होना चाहिए। राइट। तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। राइट। जैसे अभी बीच बीच में यहाँ पे भी हमने देखा, कभी ईरान हो गया, कभी यूक्रेन हो गया, कभी नॉर्मल जियो पॉलिटिक्स हो गई, तो ये चीजें इन्फ्लुएंस करती रहेंगी। बट हाँ, आई थिंक इंडिया एज एन इकोनॉमी इज इन अ हाई ग्रोथ फेज, और अगले 20-25 साल में वी शुड रिमेन इन हाई ग्रोथ फेज। और उस चीज का फायदा सारे इन्वेस्टर्स को होगा, बिकॉज वो सारी चीजें स्टॉक मार्केट में कैप्चर होंगी ही होंगी। तो मेरे हिसाब से तो बाजार मुझे तो अच्छा लगता है इस पीरियड में। थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का सर्टेनली लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ईरान वॉर एकदम से हो गया, हो सकता है कल कुछ और कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ मालूम नहीं है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके थोड़ा सा पैनिक ना करके चलना चाहिए। तो आई थिंक इट शुड बी गुड। लेकिन सर इतनी पैनिक सिचुएशन में भी देखो आप 23 या 30 मार्च के बाद जो ग्रोथ आई है, मतलब एनएवी ग्रोथ वो जबरदस्त आई है सर। अभी तो वो क्लैरिटी तो आई ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है सर, ऐसी चीजें आती रहती है, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा रिटर्न बनता है। दूसरी बात, अभी जब हम जून लास्ट वीक में बात कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कैटेगरी, पर्टिकुलर लमसम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जो मार्च का फेज था वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म वाला फेज था। राइट। तो उस टाइम पे लमसम में आपको काफी एडवांटेज मिला। राइट। और उसमें भी अगर आप देखिए तो वॉलेटाइलिटी थी, तो जिसने एक्चुअल में एकदम एंड में किया, मार्च के एंड में, उसको उसको ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन वो बॉटम स्केच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यस। बराबर। तो जिसने एक्चुअल में मार्च में एसटीपी किया, पूरा मार्च में, उसका बेस्ट रिटर्न बना, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पैसा भी लगा पाया और उसका एवरेजिंग भी बेटर रहा। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी, क्योंकि एक राउंड ऑफ अपराइज हुआ, तो उसके बाद टिपिकली मार्केट और चीजें अभी भी मतलब फ्लूइड हैं। जैसे ईरान में और यूएस में अभी कल फिर कुछ झड़प हुई। राइट। तो अभी ये पूरा सेटल्ड नहीं है मामला, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा रहेगी। और जैसे कोरिया वगैरह में थोड़ा सा सेल ऑफ आया है, तो भले ही हमने पार्टिसिपेट नहीं किया एआई में, लेकिन अगर ग्लोबल सेल ऑफ होता है इन एआई ट्रेड में, तो हम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो लोग नेगेटिव रहे और हम पॉजिटिव बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी थोड़ा सा 3-4 महीने का स्प्रेड करके इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप में, बिकॉज वॉलेटिलिटी अभी उड़ी नहीं है। और जैसे कोरिया में कल भी लोअर सर्किट था एक टाइम पे, अगर ये ऐसा रहेगा तो फिर वो अपन ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं, और ग्लोबल रिस्क ऑफ में ऑल एंड सन्ड्री गेट सोल्ड, सो वी विल गेट सोल्ड लेस। थोड़ा हमारा नेगेटिव कम रहेगा, लेकिन नेगेटिव रह सकता है, मतलब वी विल नॉट बी इम्यून टू इट। मतलब कि यहाँ से 3-4 महीने में स्टैगर वे में पैसा डालो, जैसे जैसे क्लाइंट के पास पैसा आता है इन्वेस्ट थोड़ा 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 करना बराबर, है। बराबर, बराबर, लेकिन देखो मैं बराबर। बात करता हूँ एंड ऑफ द 5 इयर्स। अभी तो वॉलेटिलिटी ऑलवेज रहती है। हाँ जी, हाँ जी। सी देखिए, वॉलेटिलिटी एक क्या है कि जैसे
जो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, अगर उसमें आप बेंड्स देखोगे तो वो धीरे धीरे बेंड्स कर्व बना देते हैं। तो एक छोटे स्केल पे वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, बट अगर आप पीरियड लंबे पीरियड पे देखते हैं तो वो इवन आउट हो जाती है। और वॉलेटिलिटी को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना टाइम होराइजन एक्सटेंड करो। दैट इज द ओनली वे, राइट। एंड आई थिंक सबको उसी रूल के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप वो करके चलोगे तो ओवरऑल यू शुड बी ओके। बिकॉज सी, जब भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल स्टॉक ओन नहीं कर रहे हो। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक ओन करते हो तो उसमें टाइम होराइजन जरूरी नहीं है कि आपकी वॉलेटिलिटी को किल करे। क्योंकि स्टॉक लेवल पे बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, बिजनेस खराब हो गया, तो आप उसको पेरेनियली होल्ड करते रहो, वो आपको नहीं इम्पैक्ट, मतलब वो उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप बास्केट ऑफ पुट स्टॉक ओन करते हो थ्रू अ फंड, राइट, तो उसमें ये रूल अप्लाई होता है। और उसमें ऊपर से चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो फंड मैनेजर हो, वो चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो जो अंडर परफॉर्मर है वो, मतलब जो आपका बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो है और बास्केट ऑफ स्टॉक है, वो स्टैटिक नहीं है। तो आई थिंक इसकी वजह से टाइम होराइजन हेल्प्स दैट। तो आई थिंक वो आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि इफ आई रिमेन इन्वेस्टेड, वी विल टाइम होराइजन विल टेक केयर ऑफ द वॉलेटिलिटी। सर, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूँ, हमने 1.5 साल पहले भी ऐसा एक कॉल किया था। जब से आपका दिसंबर 2018 से फंड आया है, तब से बेस्ट परफॉर्मेंस फंड है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी, इन टर्म्स ऑफ लमसम। तो सर, आपके फंड के बारे में बताइए और यहाँ से आपका व्यू क्या है? क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारे सारे इन्वेस्टर हैप्पी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। तो देखिए, जो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी है ना, स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी में स्टॉक सिलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एक तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो मतलब आप देखो कि 250 से ऊपर, 251 से ऊपर जितनी भी कंपनी है, राइट, सारी स्मॉल लिस्टेड, कैप। सब स्मॉल कैप है सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से। तो उसमें नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ बिजनेसेस बहुत ज्यादा है। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन अगर सही है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये चीज देखी है, जो हमने अपने पोर्टफोलियो में भी इम्प्लीमेंट करी, कि द ओनली वे, बिकॉज स्टॉक सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट रोल, तो आपको ये पोर्टफोलियो बॉटम्स अप ही चलाना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा इसमें ना मैक्रो व्यू लेके और टॉप डाउन करके बहुत ज्यादा इसमें नहीं बनता है। तो ये आपको बॉटम्स अप अप्रोच रखनी पड़ेगी, इंडिविजुअल स्टॉक, इंडिविजुअल सेक्टर्स, और उस हिसाब से पोजिशनिंग करके इसमें चलना चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम ये जो है, इसमें मोर्टेलिटीज होती हैं, और आपकी कॉल भी गलत हो सकती है, कुछ समझने में हो सकता है। तो आपको बॉटम्स अप रखते के साथ साथ आपको पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी का और स्टॉक लेवल कंसंट्रेशन का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपको लगे कि ये गलत हो रहा है तो आपकी एबिलिटी उससे एग्जिट करने के लिए भी होनी चाहिए। तो हमारा पोर्टफोलियो, हम ये दो तीन चीजों का हमने ध्यान रखा है कि एक बॉटम्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन पे, पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी पे, और पोर्टफोलियो के कंसंट्रेशन लेवल पे। तो अगर आप देखो तो हमारे पोर्टफोलियो में हम बहुत ज़्यादा 7 8 10% एलोकेशन नहीं चलाते हैं। आपको 3 4% 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं मिलेगा किसी भी सिंगल स्टॉक में। ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी बहुत आई है। जो सेबी का फॉर्मूला है उस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो 3 दिन में लिक्विडेटेबल है, सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से। और बॉटम्स अप की वजह से
हमने स्टॉक सिलेक्शन हम अच्छा कर पाए। तो ये 3 चीज़ें ने हमारे पोर्टफोलियो को हेल्प किया है वॉलेटिलिटी में कंट्रोल करने में भी, और इसी वजह से एट मैनी प्लेसेस हमारे ड्रॉडाउन्स उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। और स्टॉक सिलेक्शन ने हमारा अपसाइड पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें हम करते रहेंगे, और अब मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये चीज़ें कंटिन्यू रखें तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कोशिश करेंगे आउट परफॉर्म करने की आगे भी। एंड अगर मार्केट सर्टेनली थोड़ा सा देखिए, मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एज अ फंड मैनेजर हम जो भी ट्रेंड है उसमें घटा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कि अगर ट्रेंड 10% पॉजिटिव है तो हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि हम 12-15 कर दें, बट अगर ट्रेंड -10% है तो हम उसमें भी थोड़ा कोशिश करेंगे कि भाई -8 रहे, -7 रहे, लेकिन जो ओवरऑल डायरेक्शनल है वो ठीक रहना चाहिए फॉर अस टू एबल टू जनरेट अल्फा ओवर दैट। नाउ विद दैट अगर हम देखें कि आगे हमको बाजार कैसा लगता है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि ओवरऑल इकोनॉमी ठीक कर रही है, राइट? वी आर well placed in terms of all macro indicators, right? इंक्लूडिंग अगर आप देखो तो जैसे बीच में रुपी को लेके या बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके काफी डिस्कशंस थे, बट आई थिंक द रीसेंट मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय आरबीआई should be able to arrest it at least for the time being. Let's see after that. तो अभी नियर टर्म में तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि जो हमारी इकोनॉमी को मतलब ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, या मतलब ऐसा कुछ दिक्कत वाली चीज है। तो फिर आई थिंक एन अर्निंग्स आल्सो आर पुलिंग अप। डिमांड साइड इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट जो ऑयल का शॉक गवर्नमेंट ने अब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता था वो गवर्नमेंट ने काफी कुशन किया। हालांकि उसकी वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में थोड़ा सा स्ट्रेन आया, बट आई थिंक इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स देयर दोज आर गुड। सो बिकॉज ऑफ दैट डिमांड साइड पुश टू द ग्रोथ शुड बी देयर। सेकेंडली एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये जितने भी हमने एफटीए साइन करे हैं पिछले 2-3 सालों में, अब वो धीरे धीरे ऑपरेशनलाइज होते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये सारे जो एफटीएज हैं वो ऐसी जगहों पे जिनका लेबर कॉस्ट हमारे लेबर कॉस्ट से ज्यादा है, राइट? तो बिकॉज एफटीएज आर टिपिकली गिव एंड टेक, राइट? तो उस केस में वो लोग हमको लो कॉस्ट गुड तो सप्लाई नहीं कर सकते, राइट? उल्टा हम ही उनका चाहे वो आप चाइना +1 के उसमें कह लो, चाहे दूसरे किसी एंगल से कह लो, और हम उनसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चीजें खरीदेंगे और हम उनको एक मास प्रोड्यूस्ड चीज देंगे। तो इस चीज का अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स इम्पैक्ट स्पेशली ऑन मिड एंड स्मॉल कैप सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वही लोग जो आउटसोर्सिंग की चीजें हैं उसमें सपोर्ट करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखो डिमांड साइड, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एफटीएज, आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप्स की अर्निंग्स बेटर रहना चाहिए, स्पेशली स्मॉल कैप की, क्योंकि मिड कैप का भी नंबर रिस्ट्रिक्टेड है 150 में। तो स्मॉल कैप आई थिंक शुड बी बेटर ऑफ इन द नियर टर्म। तो मुझे लगता है कि अगर इस हिसाब से डायरेक्शनली बाजार ठीक रहना चाहिए तो फिर वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन डूइंग ट्राइंग टू डू बेटर फॉर दैट। तो सर अगर यहाँ से एग्रेसिव इन्वेस्टर है, 5 साल का पैसा है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप कहाँ पैसा ज्यादा बनने की उम्मीद है? देखिए, प्योर स्मॉल कैप में सर्टेनली ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? ऐसा नहीं है कि मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और उसका वैल्यूएशन भी सबसे ज्यादा है। अभी भी करेक्ट हुआ है पीक से,
बट अभी भी अगर आप रिलेटिव बेसिस पे देखो तो वहां पर ठीक ठाक डिस्ट्रक्शन के बाद भी आप 24-25 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हो, जबकि स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड में 28 में, FI 28 में आप 19-20 पे पहुंच जाते हो, लार्ज कैप में 16-17 पे पहुंच जाते हो। तो ऑप्टिकली लार्ज कैप अच्छा दिखता है, राइट, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्मॉल लार्ज कैप इज नॉट जनरेटिंग हाई रिटर्न्स, राइट। तो अब जो भी आपका, चाहे वो मल्टी कैप हो या ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी हो जिसमें लार्ज कैप ओरिएंटेशन है कंपेयर टू अ प्योर स्मॉल कैप, आई थिंक अ स्मॉल कैप विल डू बेटर। तो अगर आप रिस्क सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हो, वॉलेटिलिटी स्टमक करने के लिए तैयार हो, देन अगले 5 साल के लिए आई थिंक द स्मॉल कैप शुड बी द बेस्ट बेट। ओके सर, थैंक यू। तो सर सिंपल लास्ट मैसेज फॉर अवर ऑल इन्वेस्टर जिनको अभी सारे इन्वेस्टर को नेक्स्ट 5, 7, 10 साल के लिए पोर्टफोलियो रखना ही है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए एक मैसेज आपका, हमारे सारे इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने ऑलरेडी स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, मेरा मैसेज सिंपल यही है कि ऐसा कोई भी पैसा जिसकी आपको जरूरत नहीं। 1-2 साल में है, राइट, तो वो प्लीज आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करिए। इसके आगे का जो भी है, आपको आगे कुछ भी चाहिए होगा तो वो आप करिए। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हैंडल करने में सहूलियत होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी और स्मॉल कैप दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ये और ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक अगर उस हिसाब से आप अपना एलोकेशन देखेंगे तो इसमें फायदा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ही सबसे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेक्टर्स, और जितने भी अगर आप देखेंगे कि न्यू बिजनेसेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस, दे ऑल स्टार्ट एज स्मॉल कैप, राइट। और अगर आपका फंड मैनेजर ने उसको आइडेंटिफाई करके पार्टिसिपेट किया तो आपको फायदा ही मिलेगा, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा अपना कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा ऐसा बना के चलें कि भाई थोड़ा स्टेबल पैसा इसमें डालें, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड कैटेगरी। यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, and my belief is that it should continue to outperform as it has done in past. तो थैंक यू सर। हम सर ज्यादातर पैसा 5 साल, 5 to 7 ईयर का पैसा ही स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं क्लाइंट का, और बीच बीच में टॉपअप भी करवाते हैं, और एसआईपी तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट ऑन स्मॉल कैप कैटेगरी एंड योर स्पेशली फंड, बिकॉज योर फंड डिलीवर 24% रिटर्न इन लास्ट 7.5 years। So congrats and thank you very much for your valuable time, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for having me. Thank you. Thank you.